अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? बढ़िया। तो अल्हम्दुलिल्लाह साइकोलॉजी वालों का भी पेपर बहुत अच्छा हुआ। तो शुक्र अल्लाह का कि जो भी हमने पढ़ा था, जितना भी हमने पढ़ा था, तो उसी में से पेपर आया। हाँ, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एक दो इधर उधर हो गया, लेकिन 99% का जो पेपर आया था वो बिल्कुल वैसे ही आया था जैसा हमने पढ़ा। तो आगे भी इंशाल्लाह आपका जो जेनेरिक पेपर है, एक्सपेक्ट करते हैं कि वैसा ही पेपर आने वाला है। ठीक है, तो व्हाट इज द ट्रिक दैट यू हैव टू अप्लाई, दैट शाहिद सर्स ट्रिक, व्हाट इज दैट? बी रिलैक्स्ड एंड बी हैप्पी। आर यू रियली हैप्पी नाउ? आपने एग्जाम दिया, साइकोलॉजी वालों ने भी एग्जाम दिया, एजुकेशन वालों का भी पेपर बहुत अच्छा हुआ। तो आर यू रियली नाउ हैप्पी? यस, यू मस्ट माय डियर। तो आगे भी आपके जितने भी एग्जाम्स होंगे, ये आज ही नहीं किसी किसी सेमेस्टर, कल आपका पीजी एंट्रेंस का पेपर आने वाला है, उसके लिए बेटा रेडी रहो। तो इसके लिए हमारा जो सेटअप है पूरा तैयार है बेटा। तो जस्ट आई एम वेटिंग कि कब आपका एग्जाम जो है वो कंप्लीट इंशाल्लाह हो जाएगा। तो आफ्टर दैट मैं अनाउंस करूंगा कि आपको कब रजिस्ट्रेशन करनी है फॉर योर पीजी एंट्रेंस क्लासेस। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं यहां पे इसलिए हूं कि अभी आपका एक पेपर है, दैट इज जेनेरिक इलेक्टिव। जेनेरिक इलेक्टिव में अभी तक हमने कोई भी टॉपिक अपलोड नहीं किया। तो लेट अस स्टार्ट टुडे। जेनेरिक इलेक्टिव में कोई भी लेक्चर मैंने नहीं दिया। हाँ, बहुत सारे लगभग 2 यूनिट्स है, लाइक पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस। ये वीडियोस ऑलरेडी आपको मिलेंगे बेटा अगर मेरा प्लेलिस्ट चेक करोगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होते हैं कि ये प्लेलिस्ट समझने में या सर्च करने में उनको प्रॉब्लम होती है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक्स प्रोवाइड करूंगा। जस्ट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, जब आप ये वाला लेक्चर अच्छे से देखोगे तो तब आपको क्लिक करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो वहां पे आपको वो लिंक्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं फिर से रिवाइज करता हूं, जो लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं उनको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो आई एम हियर टू हेल्प यू, आई एम हियर टू मेक यू हैप्पी ऑलवेज। ठीक है, तो जब भी आप शायद सर के क्लास में होते हो तो यू हैव टू फील वेरी मच रिलैक्स्ड and you have to feel that you are really happy and you are really enjoying my classes. Do you really feel happy and enjoy the classes? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपके पास टाइम है तब। ठीक है, और हाँ, एंड तक वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी तरह से समझ आ गया तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा मेरी चैनल को शेयर भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज, हम डायरेक्टली उठाएंगे यहां पे थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। गुड। तो प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट है, लाइक डेफिनेशन ऑफ द पर्सनैलिटी, नेचर ऑफ द पर्सनैलिटी, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्रोवाइड करेंगे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, लेकिन अब जनरली हम चलते हैं पर्सनैलिटी की। तो इसमें बेटा मैं आपको एक एडवाइस दे देता हूं, आप ये दोनों थ्योरीज पढ़ो। एक थ्योरी आपका लॉन्ग आंसर आ सकता है और एक थ्योरी आपका शॉर्ट आंसर आ सकता है। तो वो ये दोनों थ्योरीज बिल्कुल बहुत ही इजी है। अगर आपको डिफिकल्ट लगता है बेटा, माइंड इट, मार्क माय वर्ड्स, मैं इन दोनों थ्योरीज को बहुत ही सिंपल तरीके से आपके साथ शेयर करूंगा और फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 थ्योरी जो आपके पास है दैट इज साइको एनालिटिकल थ्योरी। ओके, another is big five inventory, right? Another is big five inventory या बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी भी आप बोल सकते हो, जिसमें आपको खाली 5 चीजें याद रखनी है। OCEAN बेटा,
अगर आपको इसके रिलेटेड नोट्स चाहिए तो डाउनलोड माय ऐप एंड परचेज द नोट्स देयर, और स्टिल यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अगर आपको प्रॉब्लम होती है डाउनलोड करने में तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और ये जो ओशन मॉडल है पर्सनैलिटी का, बहुत ही इजी वे में हमने इसको एक्सप्लेन किया है, और 5 के 5 कंपोनेंट्स की डिस्क्रिप्शन मैंने अपने नोट्स में दे दी है, और इंशाल्लाह ये 5 के 5 चीजें हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो बी रिलैक्स्ड, ओके। तो यहां पे हम आज बात करेंगे किस थ्योरी की? साइको एनालिटिकल थ्योरी की, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं बिग 5 इन्वेंटरी पे। हो गए 2 क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है नेचर ऑफ पर्सनैलिटी, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस तरह से आपका यूनिट नंबर फर्स्ट इसी से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो बेटा चलते हैं, स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले, बिकॉज वो टाइम इज प्रेशियस माय डियर। लिमिटेड टाइम है, लेकिन आपसे वादा है सारा सिलेबस इंशाल्लाह कवर करके देंगे। हाँ, सारा सिलेबस नहीं, जो मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखे हैं वही हम टारगेट करेंगे, ठीक है। ओके, तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आज का, दैट इज साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। गुड। नंबर फर्स्ट पॉइंट, ये जो साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी है, इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय, तो यहां पे हम लिखेंगे द founder of this theory was Sigmund Freud. ग्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट। अरे भाई, जिसको ये वाला बंदा याद नहीं होगा तो यार फिर क्या फायदा एजुकेशन लेने का या साइकोलॉजी लेने का, जिसको ये वाला बंदा याद नहीं होगा, ठीक है। तो यू मस्ट रिमेंबर हु इज नाउ सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड इज द फाउंडिंग फादर ऑफ साइको एनालिटिकल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो ये जो यहां पे हमें साइको एनालिसिस पढ़नी है, थ्योरी पढ़नी है, जो आपकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कर सकता है, ठीक है। तो जस्ट सिट विद योर शायद सर, दिस इज वन पार्ट। तो जब हम यहां पे दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, द basic assumptions of this theory are, या बेसिक एलिमेंट्स बोलो या की एलिमेंट्स जो सिगमंड फ्राइड ने दिए हैं, उसमें हमें एक्सप्लेन करना है। नंबर फर्स्ट, बिल्कुल इसी तरह आप मेरे नोट्स में भी देख सकते हो, तो बिल्कुल जिस तरह मैं यहां पे एक्सप्लेन करूंगा, एक भी पॉइंट इधर उधर नहीं होगा, और कोई भी पॉइंट आपके एग्जामिनेशन में आउट ऑफ दैट कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा, ये गारंटी के साथ कहते हैं, ठीक है। तो जस्ट स्टे विद योर शायद सर, और इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इस साइको एनालिटिकल थ्योरी को आज ही हम कंप्लीट करके देंगे, ठीक है। नंबर 1, इंस्टिंक्ट्स, ओके। तो इंस्टिंक्ट्स आर बेटा इंटरनल फोर्सेस दैट डायरेक्ट आवर बिहेवियर। देखो, हम मोटिव्स का नाम लेते हैं, इमोशंस का नाम लेते हैं, ड्राइव्स का नाम लेते हैं, ये बेसिकली सारे स्प्रिंग आउट हो जाते हैं किनसे? इंस्टिंक्ट से। तो इंस्टिंक्ट्स आपके अंदर, हमारे बॉडी के अंदर ऐसे फोर्सेस है जो हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वी हैव अ स्लीप इंस्टिंक्ट, वी हैव थर्स्ट इंस्टिंक्ट, ऑल दीज थिंग्स, सैडनेस, एंगर, एंजाइटी एटसेट्रा, एंगर, हैप्पीनेस, लव, अफेक्शन, जेलसी, ये सारे बेटा इंस्टिंक्ट से ही निकल आते हैं। तो इंस्टिंक्ट में सबसे ज्यादा जो काम किया था, दैट इज मैकडूगल। वो कहता है एक इंसान में कम से कम 14 इंस्टिंक्ट्स होते हैं,
ठीक है। लेकिन जब हम सिगमंड फ्राइड की बात करते हैं बेटा, हमेशा याद रखना, एज पर द सिगमंड फ्राइड देयर आर टू इंस्टिंक्ट्स. सो नाइस ऑफ यू. हाउ मेनी इंस्टिंक्ट्स? वन इज बेटा लाइफ इंस्टिंक्ट्स, अनदर इज डेथ इंस्टिंक्ट्स. ओके, तो अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड वो इंस्टिंक्ट्स जो आपकी जिंदगी में प्लेजर मतलब देते हैं, आपकी जिंदगी को कंस्ट्रक्ट करते हैं. समझ आया? फॉर एग्जाम्पल, यू आर हैविंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ लव इन यू, हैप्पीनेस इन यू. ओके, तो इट कैन ब्रिंग अ जॉय, इट कैन कंस्ट्रक्ट योर लाइफ. सो दैट इज व्हाई दे आर लाइफ इंस्टिंक्ट्स माय डियर. दे गिव यू द लाइफ. They give you the life. So these are also called eros. They are called as eros. While as हमारे बॉडी में कुछ इंस्टिंक्ट्स ऐसे होते हैं that destroys us. So they are destructive in nature. For example, anger, jealousy, are you getting my hate? तो ये आपके लाइफ में डिस्ट्रक्टिव साबित हो सकते हैं. अगर आप एंगर को ज्यादा अपने आप में एब्सॉर्ब करते हो, एंग्री मोड, हमेशा एंगर मोड में रहते हो, तो दिस विल लेटर ऑन क्रिएट यू अ प्रॉब्लम. तो आप हमेशा दूसरे इंसान के साथ जेलस रहते हो, पेसिमिस्टिक थॉट रखते हो. ऐसा करने से आपके अंदर ना डिस्ट्रक्शन आएगा. तो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड डेथ इंस्टिंक्ट्स. एंड माय डियर, डेथ इंस्टिंक्ट्स आर कॉल्ड एज थैनाटोस. थैनाटोस. बेटा ये एक मार्क आ सकता है, आई मीन शॉर्ट आंसर आ सकता है. तो अकॉर्डिंग टू द सिगमंड फ्राइड, हाउ मेनी इंस्टिंक्ट्स वी हैव? वी हैव टू इंस्टिंक्ट्स. दोज इंस्टिंक्ट्स दैट विल गिव अस लाइफ, दे आर कॉल्ड एज लाइफ इंस्टिंक्ट्स. एंड दोज इंस्टिंक्ट्स दैट विल डिस्ट्रॉय अस, डिस्ट्रक्ट अस, दे आर कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंस्टिंक्ट्स, दैट इज द डेथ. तो डेथ को थैनाटोस और लाइफ को बेटा इरोस. आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया. ठीक है, ये पहला टीनेट है किसका, यानी अजम्पशन, यानी प्रिंसिपल, यानी कैरेक्टरिस्टिक किसका? साइको एनालिटिकल थ्योरी का. ओके, होप यू गॉट द पॉइंट. नंबर सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं, दूसरा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल जाके ना एग्जाम में आ सकता है मेरा बच्चा. नंबर 1 इज 2 इज स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी. Structure of personality. Great. According to Sigmund Freud, we will divide the structure of personality into two aspects. One aspect is called as topographical aspect. Topographical aspect. Okay, so nice of you. Another is dynamic aspect. Dynamic aspect. Great. Dynamic aspect. ओके, तो कल जाके अगर आपको एक कॉन्सेप्ट लिखना होगा कि कॉन्सेप्ट अगर आपको लिखना होगा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट लिखना होगा स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, तो यू कैन राइट according to Sigmund Freud, structure of personality has been categorized into two aspects. One, topographical aspect, another dynamic aspect. Okay, तो topographical aspect में सिगमंड फ्राइड ने माइंड को रिलेट किया है जस्ट लाइक एन आइसबर्ग. आइसबर्ग में हम क्या देखते हैं? जब हम दूर से देखते हैं आपको आइसबर्ग का खाली टिप दिखाई देता है, लाइक दिस. आप ये देख सकते हो, पेन का टिप देख सकते हो. तो ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ द माइंड, दैट इज योर कॉन्शियस माइंड, दैट्स योर कॉन्शियस माइंड. फिर आप जब नजदीक जाते हो शैलो वाटर, आपको थोड़ा और ज्यादा डीप स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है आइसबर्ग का, दैट्स योर प्री कॉन्शियस. लेकिन व्हेन यू गो डीप इनटू द सी, यू कैन सी दैट इट हैज एन एक्सपैंडेड पोर्शन. तो यू विल नेवर रीच टू दैट. So when you never reach to that portion of the mind is called unconscious. Let me tell you simple example. अभी हम आपके साथ जो भी क्वेश्चन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूंगा व्हाट्स योर नेम, आप जल्दी से जवाब दोगे. मैं कहूंगा आपके सामने क्या है, आप जल्दी से जवाब दोगे. मैं कहूंगा हम क्या पढ़ रहे हैं, आप जल्दी से जवाब दोगे. तो दैट मीन्स when your mind is ready to give answer, that part of the mind
इज कॉल्ड कॉन्शियस माइंड। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, फिर जब आप कोई भी बुक पढ़ते हो, कोई भी नोट पढ़ते हो, आपको इजीली समझ आएगा। तो रेडिली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, दैट्स योर कॉन्शियस पार्ट। लेकिन अगर मैं कोई आपको ऐसा क्वेश्चन बोलूंगा, कोई मैं ऐसा क्वेश्चन आपको बोलूंगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसको रिकॉल करने में। मैं कोई क्वेश्चन बोलूंगा, आप बोलोगे सर, तो फिर आप जवाब दोगे। तो जो पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया, आपने रेडिली जवाब दिया, दैट मींस योर माइंड इज कॉन्शियस। फिर जब मैंने और एक क्वेश्चन आपसे पूछा, दैट वाज रिलेटेड विद अ लिटिल बिट पास्ट, तो आपको थोड़ा बहुत टाइम लगा इसको रिकॉल करने में। लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको मैं ऐसे बताऊंगा जिनके बारे में आप आंसर ही नहीं दे पाओगे, बट स्टिल दैट इज इन योर माइंड। लेकिन वो कहां चला गया? वो आपके अनकॉन्शियस में चला गया। देखो, बचपन की मेमोरी, क्या बचपन के सारे एक्टिविटीज आपको पता है? बोलो सर नहीं। तो वो फिर गए कहां? वो ऑटोमेटिकली आहिस्ता 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 आपके अनकॉन्शियस में चला जाता है। लेट मी गिव एग्जांपल। सपोज आपने ये वाला पोर्शन आपका कॉन्शियस है, फिर ये मेमोरी आपके कॉन्शियस पार्ट में रह गई, फिर धीरे धीरे ये प्रीकॉन्शियस में आएगी और धीरे धीरे इसको दफनाया जाएगा। Graveyard of memories, that's your unconscious part. Suppose you are 19 years old or 20 years old, 20 साल की मेमोरी यार गई तो गई कहां? That is in your unconscious part of the mind. So, according to Sigmund Freud, so there are three structures of mind. Wow. Topographically, when you see the structure, when you see topography, okay, so our mind has been demarcated into three sections. One is conscious part, consciousness, conscious mind. Another is pre-conscious, another is pre-conscious, and last is unconscious, unconscious. देखिए भाई, सिगमंड फ्राइड ने ये क्यों कहा? सिगमंड फ्राइड कहता है कि अगर आपको किसी इंसान की पर्सनैलिटी को समझना है, तो यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन द एक्सटर्नल फीचर्स दैट अ पर्सन हैज। फेस आपको धोखा लगता है, आप जो फेस देखते हो ना, अंदर से वो बंदा कैसा है, यू फेल टू अंडरस्टैंड। आपको धोखा लगता है। इसीलिए पर्सनैलिटी को समझने के लिए एक दिन काफी नहीं है, 2 दिन काफी नहीं है, यू हैव टू स्पेंड द टाइम। आपको उस बंदे के साथ टाइम स्पेंड करना है, तब जाके आपको रियल पर्सनैलिटी समझ आएगी। माय डियर, समझ आ गया? तो इसीलिए बेटा सिगमंड फ्राइड कहता है, इट इज नॉट द कॉन्शियस दैट इज एनफ, इट इज नॉट द प्रीकॉन्शियस दैट इज एनफ टू अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी, बट इट इज द अनकॉन्शियस पार्ट दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। यस, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट अगर आपको किसी की पर्सनैलिटी समझनी है। समझ आया? तो अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड, it is the unconscious part of the personality that's very important. I hope it is clear to you. And not only this, it is the reservoir of all the energy and reservoir of the sexual energy, and that sexual energy is, Sigmund Freud कहता है इसको, libidinal energy. इट इज द रिजर्वर ऑफ ऑल योर एनर्जी। बचपन से लेकर जवानी तक जो भी हमारे पास एनर्जी होती है, वो अनकॉन्शियस पार्ट में रिप्रेस होती है। रिप्रेस्ड डिजायर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी आपके अंदर है, वो आपके अनकॉन्शियस पार्ट में होते हैं। ठीक है? जब आप गुस्सा करते हो, ये गुस्सा, एंगर भी इसी अनकॉन्शियस पार्ट से निकल आता है और आपकी पर्सनैलिटी को दिखाने लगता है कि भाई आप तो स्मॉल रिएक्शन पे एंगर दिखाते हो, भाई ये एंगर कहां से आया? अभी तो आप मुझसे सॉबरली बात कर रहे थे, तो अचानक से एंगर कहां से आया? ये एंगर आपके अनकॉन्शियस से कॉन्शियस लेवल तक आ गया, एंड मुझे आपकी पर्सनैलिटी समझ आई कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। तो इंसान की पर्सनैलिटी को समझना यार बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए सिगमंड फ्राइड कहता है, अगर आपको किसी की पर्सनैलिटी को समझना है, तो इसका अनकॉन्शियस पार्ट समझो। एंड अनकॉन्शियस पार्ट को समझना, इट इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। पर मुझे यहाँ पे लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना है, मुझे जस्ट आपको समझाना है कि भाई आपको एग्जाम में लिखना क्या है। तो ये हो गया टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट। अगर हम टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट को देखेंगे, टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट को अगर हम देखेंगे, इसने रिलेट किया है इसको आइसबर्ग के साथ। किसके साथ? किसके साथ? आइसबर्ग के साथ। I will show you a little bit diagram over here like this. देखिए इस तरह से इसने दिया, ये
little bit part that is conscious. ठीक है, एंड दिस इज प्री कॉन्शियस. इसको आप फोर कॉन्शियस भी कहोगे या सब कॉन्शियस भी कहते हो. और जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द माइंड है, दैट्स योर अनकॉन्शियस पार्ट. और अनकॉन्शियस पार्ट इज द रिजर्वायर ऑफ रिप्रेस्ड डिजायर्स, लिबिडल एनर्जी, sexual energy. It actually childish, all your childish activities that reside in your unconscious part of the mind. So it's the unconscious that's very important. Okay, fine, it's fine now. Okay, so another thing is dynamic aspect. When you say dynamic aspect, again it's of three types. One is ego. Sorry, not ego first. It is first, my dear, id. Yes, it is id. Another is ego. Another is superego. ठीक हो. इंसान के अंदर एक नफ्स होता है जो बड़ा ही खराब होता है, जो इंसान को हमेशा गलत करवाता है. इसको ना खाली मजा आना चाहिए, वो मजा चाहे जेन्युइन हो या नॉन जेन्युइन हो, इसको मजा आना चाहिए, शैतानी एक्टिविटीज. तो दैट्स ईद. ईद इज एनिमल इन मैन. हमेशा कहता है कि मुझे मत सताओ वरना मेरे अंदर जानवर जाग जाएगा. ये जानवर कहां से आ गया? इंसान जब ये गुस्सा दिखाता है ना, ये वैश्य ये क्या कहते हैं इसको, एनिमल इंस्टिंक्ट है. इंसान शरारत करेगा, ऐसी एक्टिविटीज करेगा जो बिल्कुल दूसरे को बुरा लगेगा. तो अंदर से ये जो, हाँ, इंसान के अंदर हैवान भी है, इंसान के अंदर इंसान भी है, और इंसान के अंदर खुदा भी है. अब आप खुद ही डिसाइड कीजिए. जब आप गलत काम करते हो ना, लेकिन आपको प्लेजर मिल रहा है, फॉर टाइम बीइंग आपको प्लेजर मिल रहा है, गलत कौन करवा रहा है? ईद करवा रहा है. आई डिजायर, आई डिमांड, आई डिस्ट्रॉय, ये सारी चीजें ईद के साथ रिलेटेड है. ओके. अनदर यू कैन से इट इज ईगो. जब आप कोई काम गलत करते हो ना, आपके अंदर एक आवाज आती है, भाई क्या हो गया, शायद गलत मत करो यार, ये गलत है. इसका मतलब है मेरे अंदर इंसान अभी जिंदा है. लेकिन जब आप गलत नहीं करते हो, फिर आपको एक रिलैक्स सेटिस्फैक्शन मिलती है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने आज गलत नहीं किया. तो यू टच विद द गॉड. तो आप में एक कॉन्सेप्ट आ जाता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो व्हेन यू हैव ईद ओवरराइड, जब आप ईद ज्यादा अट जाता है, you don't know whether I am doing right or wrong. You don't know, you don't obey the laws of the society. You don't have the ethics. You just have one thing in you, that's pleasure. That's pleasure. आप चाहते हो कि मुझे ये भी मिले, वो भी मिले, ये भी मिले. कैसे मिले? You hardly matters about that. कि ये कैसे मुझे मिलेगा? चोरी करने से मिलेगा, भाई whatever means. But मुझे चाहिए तो चाहिए. ये जिद, ये अकड़, ये आपका ईगो करवा रहा है. तो ईगो आपकी पर्सनैलिटी को खत्म कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है. इसलिए ईगो को हाथ में रखना है. ईगो को मतलब क्या कहते हैं, पैरों के तले कुचलना है. उसको मतलब ओवरराइड होने नहीं देना है. अगर आप ओवरराइड दिखाना चाहते हो तो सुपर ईगो को करो. ये ईगो जो बेचारा है ना, इसको बहुत ज्यादा परेशानी है. ईद के डिमांड्स फुलफिल करो, सुपर ईगो के डिमांड्स फुलफिल करो, तो ईगो को सबसे ज्यादा प्रेशर होता है बेटा, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है. तो इसलिए पर्सनैलिटी, वो पर्सनैलिटी अच्छी है जिसमें ईगो जबरदस्त डेवलप हो. जिसमें ईगो जबरदस्त डेवलप हो, वो ईद को भी कंट्रोल कर सकता है और सुपर ईगो को भी कंट्रोल कर सकता है. आई होप बेटा ईद, ईगो, सुपर ईगो का डिस्क्रिप्शन आपको समझ आ गया. आप नोटिस भी चेक कर सकते हो, वहां पे मैंने पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है. यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स, यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स, यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स. ये सारे पॉइंट्स मैंने बहुत ही लूसिड वे में, लूसिड का मतलब है इजीली, आप एक नजर मारोगे तो आपको याद होगा इंशाल्लाह. ठीक है. तो दिस इज डायनेमिक, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ personality. Okay, fine, thank you. Now coming to the next part, तीसरा जो है सिगमंड फ्राइड का, very 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 important from the examination point of view, that's psychosexual stages. देखो, हर किसी इंसान को इन साइकोसेक्सुअल स्टेजेस को पास करना होता है.
जब इंसान छोटा होता है वो प्लेजर हासिल करता है, उसको सेटिस्फैक्शन मिलती है। सिगमंड फ्राइड कहता है कि कोई भी ऑर्गन जो हमें सेटिस्फैक्शन देता है, जिससे हमें प्लेजर हासिल होता है, उसको हम कहते हैं सेक्सुअल ऑर्गन। यहां पे बहुत सारे बच्चों को नेगेटिव थॉट आएंगे, भाई सर क्या बोल रहा है। नहीं बेटा, जब हम सिगमंड फ्राइड को कहते हैं व्हेन यू पुट एनीथिंग कैंडी इनटू द माउथ ऑफ ए चाइल्ड, ही इज हैप्पी। He is happy because he is taking pleasure out of the mouth. तो सिगमंड फ्राइड कहता है कि mouth is the sexual organ in an infant. When an infant sucks milk from the mother, from his mother, he is enjoying, my dear. तो mouth is the sexual organ. अभी धीरे धीरे कहता है कि जो ही इंसान बड़ा हो जाता है, इन्फेंसी को लेकर, फिर चाइल्डहुड में, चाइल्डहुड को लेकर फिर अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, फिर ये एडोलसेंस पे आ जाता है, ये सेक्सुअल ऑर्गन्स शिफ्ट होते हैं। आई होप बेटा आपको समझ आ गया। देखो अगर हम देखेंगे ना, साइकोसेक्सुअल स्टेज पे एक लंबा लेक्चर होना था, लेकिन यहाँ पे नहीं देख सकते इतना ज्यादा लंबा लेक्चर। खाली आपको साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के नाम याद रखने हैं, मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, हर किसी स्टेज में अपना अपना सेक्सुअल ऑर्गन होता है जिसका अपना अपना रोल है। माउथ, अनस इज अनदर वन, अनल स्टेज, आगे आगे हम आपको बताएंगे। तो देखो, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड देयर आर 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। मैं यहां पे लिखूंगा देयर आर 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। नंबर 1, ऑरल स्टेज। यहां पे बच्चा मिल्क सक करता है, तो मिल्क सक करता है तो इसका माउथ है, माउथ इज द सेक्सुअल ऑर्गन। अब ये क्यों पढ़ना है? अगर मैंने बच्चे को यहां रोका, बच्चा कम से कम 2 साल तक अपनी मां का दूध पीता है, ही इज टेकिंग प्लेजर आउट ऑफ द माउथ। लेकिन अगर मैंने अपने बच्चे को रोका कि दूध पीने नहीं दिया, लेटर स्टेज में उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी रिलेटेड टू द माउथ। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे अडल्टहुड में काकदासन चापन, नील भट्ट शासन करने, यहां से ऐसे ऐसे वो करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये क्या पागलपन एक्टिविटीज करता है, नाखून चबाता है, मुंह को ऐसे ऐसे करता है, बाइटिंग करता है एक्सेट्रा। तो दिस इज द रीजन उनका ओरल स्टेज अच्छे से डेवलप नहीं होता, उसने प्लेजर हासिल नहीं किया होता है ओरल स्टेज में। तो इसको कहते हैं फिक्सेशन। तो अगर मैंने ओरल स्टेज, किसी भी स्टेज को अरेस्ट किया, अरेस्ट का मतलब क्या है? ओरल स्टेज को मैंने 0 to 2 years देना ही देना है। अगर मैंने 1.5 साल के बाद ही उसको कहा कि भाई दूध नहीं पीना, वो करना, ये करना है, इसके अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी। आई होप बेटा आपको सारे स्टेज सब ऐसे ही समझ आएंगे, टाइम ज्यादा नहीं है। नंबर 2 हम देखेंगे, दैट इज अनल स्टेज। अनल स्टेज में हम ज्यादातर टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं। तो बच्चा जब डिफिसेट करता है, सॉलिड वेस्ट, यूरिनेट, लिक्विड वेस्ट, जब वो यूरिनेट करता है तो उसको प्लेजर मिलता है। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा, जो ही आप बच्चे को गोद में ले रहे हो, अगर उसने सुसु किया तो आप कहते हो सुसु किया, तो वो एट अ टाइम वो उस सुसु को रिटेन करता है, वो बाहर नहीं फेंकता है वो सुसु। आई होप इट दिस एग्जांपल इज क्वाइट एनफ टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो बच्चा जो है, द बच्चा एट अनल स्टेज फील रिलैक्स्ड व्हेन ही यूरिनेट्स और व्हेन ही डिफिसेट्स। Sometimes you will see the mothers, they play a significant role while giving the training to the child. And you can see even there are some mothers, ऐसी भी माएं हैं जो बच्चों को कहते हैं कि भाई सूसू करो, लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं कि सूसू किया, अब उसको साफ भी करना है, वो इनको खेलने देते हैं। एंड देयर आर एग्जांपल्स माय डियर, सूसू करते वो अपने हाथों को ऐसे ऐसे फैलाते, फिर वही चीज खाते भी हैं। इट इज बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस ऑफ द मदर, राइट? तो इसको केयर नहीं मिला। हाँ, कुछ माएं ऐसी होती है, अभी उन्होंने पेशाब नहीं किया होता है, वो उसको बाथरूम में लेते हैं धोने के लिए। पर इतना रट लगा है कि मामूली सी चीज अगर उसको ना लगेगा ना थोड़ा बहुत पैरों में या हाथों में, वो उसको साफ करते एक्स्ट्रा केयर। दैट्स अगेन ए प्रॉब्लम। व्हेन अ चाइल्ड यूरिनेट्स, लेट हिम यूरिनेट comfortably. When he defecates, solid waste, तो let him, आराम से उसको पेशाब करने दो, कोई दिक्कत नहीं। समझ आया? तो ये सारा चीज अगर आपने ऐसा किया तो योर पर्सनैलिटी ऑफ ए चाइल्ड विल डेफिनेटली गेट डेवलप्ड।
That's why this is anal stage. Anal stage में it is the anal portion where from we defecate and where from we urinate. आई होप बेटा आपको समझ आ गया। तो अगर हम इसी सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली योर चाइल्ड विल गेट डेवलप्ड, अदरवाइज इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। बच्चे को अभी पेशाब नहीं किया तो उसको उठाया तो बाथरूम में लिया, अरे यार पहले तो ये अच्छी तरह से पेशाब करे, पहले तो अच्छी तरह से उसको रिलैक्स होने दे। हाँ कोई माँ ऐसे होते हैं, हाँ कर लो भाई आप पेशाब कर लो, मैं तब तक मतलब कायम जोड़ा सो आसन में आसन लिथनो पान। हाँ तो ये नेग्लेक्टनेस ऑफ पेरेंट है यार। तो ऐसा बच्चा कल जाके ना वो बिगड़ा हुआ बनेगा, उसमें क्लीननेस ना कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ऑर्डरलेस होगा। लेकिन वो वाला बंदा जिसको अभी पी नहीं किया तो धोने लगेंगे, पी नहीं किया तो धोने लगेंगे, तो उसका ऑर्डर्ड होगा एवरीथिंग, ज्यादा ही ऑर्डरनेस होगा उसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आएगा यार। वो एक ही काम रिपीटेडली करेगा, एक बार हाथ धोना है वो 10 बार धोएगा। ये आदत किसने डाली है? अपनी माँ ने। मैंने यूरिनेट तो किया यार 10 बार मुझे धोया गया, तो ये सेम एक्टिविटीज अब आगे जाके भी करेगा ना। आई होप बेटा आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया, डिटेल में नहीं जाना है। ओके नंबर 3 पे आते हैं, इट इज फैलिक स्टेज। देखो ये साइकोलॉजिकल मिथ है, ये मिथ है, साइकोलॉजिकल मिथ नहीं है। मिथ का मतलब है जो ही बच्चा 3 से 5 साल का होता है तो इसका सेक्सुअल ऑर्गन जेनिटल्स होता है। जेनिटल्स यू नो, मेल ऑर्गन इज फीमेल ऑर्गन, यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। लेकिन अगर हम बायोलॉजिकली बात करेंगे 3 से 5 साल के बच्चा जो है वो बायोलॉजिकली इमैच्योर होता है, क्योंकि हम बात कहते हैं 12 साल के बाद बच्चा मैच्योर होता है। तो जेनिटल्स कहां आ गई? इसमें आपको देखना है कि एक किंग था ऑडिपस, उसने अपने बाप का कत्ल किया, फिर अपनी माँ के साथ मैरी की एंड रेज्ड द चिल्ड्रन। इस तरह इलेक्ट्रा जो है इसने अपनी मदर को किल किया तो फादर के साथ मैरी की। तो यहां पे इस स्टेज में ना जो मेल बॉयज होती है, जो मेल होते हैं, इसको मदर के साथ अट्रैक्शन होती है, सेक्सुअल अट्रैक्शन, राइट। एंड जो फीमेल होता है इसको फादर के साथ ज्यादा अट्रैक्शंस होते हैं। नोट में आपको मिलेगा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एंड ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। देखो ये सारी चीजें ऑरल स्टेज में मजा, इट इज सेक्सुअल एनर्जी। अनल स्टेज में भी मजा, इट इज सेक्सुअल एनर्जी। अट्रैक्शन में भी मजा, इट इज सेक्सुअल एनर्जी। तो ये सेक्सुअल एनर्जी शिफ्ट होती है फ्रॉम वन स्टेज अनदर स्टेज, ये सब में पाया जाता है, हम सब में पाया जाता है। इसलिए हम कहते हैं जो ही हमारा बच्चा 5 साल 6 साल का होगा इसको डिटैच करो। बहन के साथ सोना होता है, भाई और बहन एट ए टाइम एक ही बिस्तर में उसको नहीं सोना चाहिए, ये हमारे एडवाइस होती हैं फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम रिलीजन एटसेट्रा। तो सिगमंड फ्राइड ने इस बात को भी ज्यादा स्ट्रेस दिया है कि सेक्सुअल एनर्जी अर्जेस जो होते हैं ये यहां से ही स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा स्टेज जो हमारा है, 4th स्टेज जो है, दैट इज माय डियर लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज, और ये जो लेटेंसी स्टेज है ना, यहाँ पे जो सेक्सुअल एनर्जी है ये गायब होती है, हिडन। यहां पे ये हिडन होती है। यहां पे लेटेंसी स्टेज में ज्यादा बच्चा स्किल सीखता है, नॉलेज सीखता है, ठीक है। ये ज्यादा सेक्सुअल एनर्जी की ओर नहीं जाता है क्योंकि ये हिडन होती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लेटेंसी। और फिर ये आग की तरह आती है जिंदगी में, ये आग की तरह आती है, आंधी की तरह आती है, स्टॉर्म की तरह आती है, तूफान की तरह आती है, दैट इज जेनिटल स्टेज। एंड दिस इज द वेरी डेंजरस स्टेज। यहां पे हिटीरियो सेक्सुअलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि बॉयज गेट्स अट्रैक्टेड टू द गर्ल्स एंड गर्ल्स टू द बॉयज। आई होप बेटा ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली समझ आएंगी। तो जेनेटिक स्टेज में हमें सेक्स एजुकेशन को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस देना है, बोथ मेल्स और फीमेल्स को एजुकेट कराना है कि भाई इलीगल टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती है वो बिल्कुल हराम होती है और इसमें बहुत ज्यादा बैड कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं। अगर इंसान को मतलब ज्यादा इंटेलेक्चुअलिटी इसी स्टेज में होता है, लेकिन अगर ये इंटेलेक्चुअल एनर्जी इस वाली एनर्जी में कन्वर्ट हो गई तो इंसान बर्बाद भी हो सकता है, ठीक है। अगर इसको सेव करके रखेंगे, इस सेक्सुअल एनर्जी को आप इंटेलेक्चुअल एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो आपकी लाइफ बन जाएगी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट माय डियर सिगमंड फ्राइड साइको एनालिटिकल थ्योरी। इसमें लास्ट बन जाता है वो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। मैंने कुछ मेंशन करे हैं
अपने नोट्स में आप उन्हीं को याद करो। बाकी ये वाली थ्योरी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई और इंशाल्लाह कल हम और एक थ्योरी आपके साथ शेयर करेंगे, दैट इज OCEAN मॉडल। ओके, इन्हीं दो में से कल लॉन्ग आंसर भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर भी आ सकता है एंड वेरी शॉर्ट आंसर भी आ सकता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट बेटा। मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको ये सारा लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ आ गया। इफ रियली देन लाइक माय वीडियो एंड शेयर द वीडियो। एंड आई नो बहुत सारे बच्चे अभी है जो वीडियोस को देखते हैं लेकिन अभी तक शायद से कुछ सब्सक्राइब नहीं करते, तो जल्दी से यार मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माय लेटेस्ट लेक्चर्स एंड अपडेट्स। थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning.